प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है फिर से आपका अपना चैनल एक्सपर्ट क्लासेज में। आज हम क्लास 10th के उर्दू वाले विद्यार्थी के लिए नॉन हिंदी सब्जेक्ट, जिसमें से हमारा किसला भाग 3 के लेसन 5 जो हमारा चैप्टर है हुंडरू का जलप्रपात। यह जलप्रपात जो कमला प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है, जो यात्रा के द्वारा लिखा गया है। यह हुंडरू का जलप्रपात सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। इससे आपके क्वेश्चन लगभग ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम आपको सबसे पहले इस हुंडरू के जलप्रपात के बारे में बता दें। यह प्रपात झारखंड राज्य का प्रसिद्ध जलप्रपात है, जो रांची से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इस यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप में महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया गया है। हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यह एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है, जिसमें पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही ये अब्रक और कोयले खदानों का भी वर्णन किया गया है। इस पाठ में बहुलवादी संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। इसमें झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्य पाठ से रोचक बना दिए हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपको बहुत ज्यादा आनंद आएंगे और ये ज्यादा समझ में आएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस किताब के अनुसार। तो देखिए, इससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि वैसे विद्यार्थी जो पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको हमेशा मदद मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक छोटा टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बल खाती बह रही हैं, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है। ऐसा लग रहा है दृश्य। और पर्वतों के अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद हैं, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दे दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा हो। बेहतरीन सड़कें, जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम और तरदुत और विभाग को कम व्यय पड़ा है। सांप की तरह भागी जा रही और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से ये चले रहे हैं। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है, मतलब ऐसा वहाँ का नज़ारा। और आसमान में बादल आंख मिचौली खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिससे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहचहकन से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार हो रहा है, यानी चारों तरफ यानी इनकी आवाजों से गुलजार हो रहा था। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। सुरभि मतलब होता है सुगंध, यानी सुगंध बिखेरती चल रही है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनके स्वास्थ्य शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियां कलकल छल छल स्वर में ये बहती है तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती हैं। झरने सतत झरझर कर आँखों को तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल और
फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भरा से ये झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न और अवर्णनीय घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरितिमा वाले मनमोहक मैदान हैं, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत हैं, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। तो ये रहा छोटा नागपुर का विशेषता जो काफ़ी रमणीय है। तो आगे देखते हैं। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में ये सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपने चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अबरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है ना। अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को खराद खराद कर नवीन आकार प्रस्तुत कर रही है, मतलब उसको बार बार चोट दे दे करके एक नया आकृति प्रदान कर रही है नदियाँ। तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं, यानी छोटा सा पत्थर। पत्थरों की करुणा की धारा झर रही है जिसे लोग झरना कह करके विषमत बहाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं पर उनमें हुंड्रू का झरना निराला है। मैं जब भी रांची गया हुंड्रू देखने जरूर जाता हूँ। यह झरना है जिसने मेरे मन और प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता नहीं, मतलब पूरा लिखने का ये मन करता है। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंड्रू पहुँचते हैं। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। यो रांची से हुंड्रू 27 मील दूरी है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि साध की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। उसी प्रकार से हुंड्रू का झरना है वैसा उसका मार्ग। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा हो जाती। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो, और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। चूँकि महीना अगस्त का था इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़ियाँ जिनकी हरकत, मतलब जिसकी चहक यानी आवाज़ सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा देते थे। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रहे हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति जिनकी रहन सहन में 100% ये कला बसती है। मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अलग बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे वहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंड्रू के पास पहुँचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला न रामलीला करे न रासलीला कर पाए। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना और उसकी यह आवाज़ जैसे 10-5 हाथियों एक बार चिहाड़ रहे हो, जैसे 10-5 ट्रेन की इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हों, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज ये चक्कर काट रहे हों, या जैसे कई सहस्त्रनाग एक साथ फन फैलाकर फुकार रहे हो।
पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज पड़ती है, ऐसा वहां का ध्वनि था। और अब झरना देखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसी की मालूम होता मानो हम देवलोक के समीप आ गए, ऐसा वहां का नजारा था। है क्या यह युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यूं एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलता है। यूं एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है, जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है, करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है। पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से यानी जहां से वो निकलते यानी निकलने वाले स्थान से 50 मील आगे आकर हुंड्रू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती हैं, और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती हैं, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीस कर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ ये गले को नीचे गिरा रहे हैं। बचपन में हवा की मिठाई लेकर के फेरी वाले आता था तो उसका रंग लाल होता था, ऐसा प्रतीत होता है। वैसा ही लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है, या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल हजारीबाग में, और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग का, बल्कि वह सबका है। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। नीचे जहां घनघोर धारा गिरती वहां पानी करीब 20 फुट ऊपर उछल उठता। लगता है पत्थर को चीरकर ये आने वाले पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिवजी के बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाश का प्रबंध किया था। वही गुलाब पास शाश्वत होकर अभी भी ये झरझर कर रहा है। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे की घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो।
आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है कि पहाड़ नदी को ये ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किसी प्रकार यह पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानूं। यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी लगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर के हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझाते रहे हैं। यह शोभा, यह छटा और यह दृश्य, इतना बड़ा प्रपात जहां 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए हैं और यूं सरसाता और हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। ज्यों ही में यह पानी गिरता है बिल्कुल सफ़ेद है और यह भयंकरता भी उसमें नहीं है। वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह यह चक्कर काटता है, कहीं हरिण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह यह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमटकर जहाँ नीचे गिरता है उस जगह उसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दार्शनिकों का तांता लगा रहता था, यानी वह हमेशा भीड़ लगा रहता था दार्शनिक लोगों का। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। हुंडरू प्रपात भी भीड़ और चीज़ों का अभाव देखकर ख्याल आता है कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यावहारिक हैं। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आय और दूसरे के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते हैं। धन्य है ये वह हुंडरू जिसकी युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है। यह कह सकना असंभव है कि पत्थर का अंतर स्थल जैसे पिघलकर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह कपट स्वार्थ और छीना झपटी का अंतर हो जाता। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए। एक वह पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है और एक वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसता भी नहीं और खिसकता भी नहीं। 243 फुट का यह प्रपात बहुत निराला है। सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा है। अविरल और अविचल दोनों को उदाहरण
यहाँ एक बार में ही उपस्थित हैं। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं। अंधे आवाज सुन ले तो प्रवाह का आनंद लगा ले, और बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज का अंदाज लगा ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हुंडरू अपनी चपलता के चलते यह मशहूर है। किंवदंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता बहुत बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है, बहुत मुश्किल है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्णय कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंडरू दर्शनीय है, इसकी याद भूलने की नहीं। इतने दिन गुजर गए, लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। तो ऐसा ये हुंडरू का पूरा दृश्य और यह नज़ारा, तो ये काफ़ी अच्छी है। तो इसमें इतना ही तक दिया गया है, तो आज के लिए इतना तक। विद्यार्थीगण, अगर ये आपको पढ़ाया गया वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया हो या ज़्यादा समझ में आया हो या आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें लिखें। मैं इसी प्रकार की वीडियो और मैं अगले वीडियो में आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही तक, धन्यवाद।